नमस्कार साथियों, वर्ल्ड पाइक्रोपी चैनल में फिर से आप लोगों को एक नया वीडियो में स्वागत है। उम्मीद है दोस्तों आप लोग अपने ज़िंदगी में खुश होंगे और मस्त भी होंगे। आज की वीडियो में हम नालंदा विश्वविद्यालय की आपको जानकारी देने वाले हैं। नालंदा विश्वविद्यालय जो कि अभी बाद में G20 का सम्मेलन चल रहा है, उसमें बैकग्राउंड के तौर पर इस्तेमाल किया हुआ है। उसके सामने तमाम जो मिनिस्टर लोग आए हैं वो फ़ोटोशूट कर रहे हैं। उसी नालंदा विश्वविद्यालय की आज हम बायोग्राफी आपके सामने लाए हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए देखते रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास। नालंदा यूनिवर्सिटी हिस्ट्री ऑफ हिंदी। आज हम नालंदा महाविहार का इतिहास पढ़ेंगे। 7वीं सदी में ह्योंगसांग जब भारत आया तो उसने नालंदा यूनिवर्सिटी के विषय में लिखा कि यहाँ 10,000 छात्र थे जिन्हें 2000 शिक्षक पढ़ाते थे। बिहार की राजधानी पटना से 90 किलोमीटर दूर नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासक कुमार गुप्त द्वारा की गई थी। प्राचीन भारत की समृद्ध शिक्षा व्यवस्था का प्रतीक बिहार का नालंदा विश्वविद्यालय अपने काल में विश्व का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय था। कुमार गुप्त प्रथम ने इसे 5वीं सदी में स्थापित किया था। गुप्त काल के बाद भी सभी शासकों ने इसके निर्माण और प्रबंधन में जोग दिया। 7वीं सदी में नालंदा विश्वविद्यालय अपने चरमोत्कर्ष पर जब ह्योंगसांग भारत आया, उस समय इस विश्वविद्यालय में 10,000 भारतीयों व विदेशी छात्रों तथा 1500 अध्यापक अध्यापन का कार्य करवाते थे। उस समय नालंदा विश्व का सबसे बड़ा स्कूल था, जहाँ से छात्र स्नातक उत्तीर्ण करने के बाद बाहर जाकर बौद्ध धर्मों का प्रचार करते थे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। नालंदा बिहार प्रांत में पटना से 50 मील दक्षिण ओर स्थित है। नालंदा की ख्याति महात्मा बुद्ध के समय से थी। 500 श्रेष्ठियों ने मिलकर 10 करोड़ मुद्राओं से नालंदा क्षेत्रों को खरीदकर महात्मा बुद्ध को अर्पित किया था। कालांतर में अशोक मोहन ने वहां एक विशाल विहार का निर्माण कराया। नालंदा का महत्व धीरे धीरे शिक्षा की दृष्टि से बढ़ता गया। 5वीं शताब्दी तक शिक्षा के केंद्र के रूप में इसकी ख्याति हो चुकी थी। समय समय पर गुप्त सम्राटों ने नालंदा विश्वविद्यालय के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। सर्वप्रथम कुमार गुप्त ने शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए यहाँ एक विशाल विश्वविद्यालय भवन का निर्माण कराया। इस समय से नालंदा की शिक्षा केंद्र के रूप में ख्याति बढ़ने लगी। इसके बाद बुद्ध गुप्त तथा गतगुप्त, नरसिंहगुप्त, बालादित्य आदि उनके अनेक गुप्त राजाओं ने इसे संरक्षण प्रदान कर यहाँ बहुत सी इमारतें बनवाई और नालंदा विश्वविद्यालय के शिक्षकों तथा विद्यार्थियों के खर्च के लिए बहुत सा धन दिया। 7वीं शताब्दी में जब चीनी यात्री ह्योंगसांग भारत आया तो उस समय नालंदा विश्वविद्यालय अपनी प्रसिद्धि की पराकाष्ठा पर पहुंच चुका था। नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया? ह्योंगसांग बौद्ध धर्म के वो अन्य सभी धर्मों के विद्यार्थी यहाँ ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते थे। आज के समय में नालंदा महाविहार बिहार राज्य की राजधानी पटना से 89 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में राजगीर गांव के 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित था। वर्तमान में इसका ढांचा उपलब्ध नहीं है। इस महान शिक्षालय के भग्नावशेष इसकी उपस्थिति को एहसास करवाते हैं। नालंदा संस्कृति शब्द नालम युक्त दा से बना है। संस्कृत में नालम का अर्थ कमल होता है। यहाँ कमल का अर्थ प्रकाश अथवा ज्ञान से है। बौद्ध महाविहार की स्थापना के बाद इसे नालंदा महाविहार के नाम से जाना गया। कई सदियों तक यहाँ धर्म, राजनीति, शिक्षा, इतिहास, ज्योतिष, विज्ञान विषय की शिक्षा प्रदान की जाती थी। माना जाता है कि नालंदा में इतनी पुस्तकों का संग्रह था कि एक विद्यार्थी अपने जीवन काल में उसे गिन नहीं पाता था। चीनी यात्री ह्योंगसांग ने सिर्फ नालंदा विश्वविद्यालय आए। उन्होंने कई वर्षों तक यहाँ विद्यार्थी जीवन व्यतीत किया तथा इसके पश्चात उसने अध्यापन का कार्य भी करवाया। इस महान शिक्षा के मंदिर के विध्वंसों की दास्तां भी जुड़ी हुई है। बख्तियार खिलजी ने इस महाविहार को जलाकर समाप्त कर दिया था। विश्वविद्यालय भवन नालंदा विश्वविद्यालय 1 मील लंबे तथा आधे मील चौड़े क्षेत्रों में स्थापित किया गया था। यही क्षेत्र एक विशाल और सुदीर्घ चढ़ाव दीवारी से घिरा हुआ था। ह्योंगसांग ने लिखा है कि यहाँ अनेक विहारों का निर्माण किया गया था। इन विहारों में कुछ तो काफ़ी बड़े और भव्य थे, जिनके गगनचुंबी शिखर अत्यंत आकर्षक थे।
यहाँ का सबसे बड़ा विवाह 2003 फीट लंबा तथा 164 फीट चौड़ा था। इसके कोख 9.5 फीट से 12 फीट लंबे थे। यहाँ अनेक जलाशय थे जिनमें कमल तैरते थे। विश्वविद्यालय भवन में व्याख्यान के लिए 7 विशाल कक्ष और 300 छोटे बड़े कक्ष थे। विद्यार्थी छात्रावासों में रहते थे तथा प्रत्येक कोने पर कुआं का निर्माण किया गया था। इसमें 6 मंजिले की इमारतें बनी हुई थी। इनकी ऊंची ऊंची मीनारें आकाश को छूती थी। विश्वविद्यालय के प्रवेश। नालंदा विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने के लिए इच्छुक विद्यार्थियों के लिए बड़े कठोर नियम थे। प्रवेश पाने के इच्छुक विद्यार्थी को विश्वविद्यालय के द्वार पर एक परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक था। यही परीक्षा द्वार पंडित द्वारा ली जाती थी। चीनी यात्री ह्योंगसांग के अनुसार प्रवेश द्वार पर 8 से 10 विद्यार्थी परीक्षा में असफल हो जाया करते थे और केवल 1 या 2 सफल हो पाते थे। विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में उत्तीर्ण होकर बाहर आने वाले विद्यार्थियों के ज्ञान एवं विद्वता का सर्वोच्च आदर होता था। इस विश्वविद्यालय का शिक्षा स्तर वास्तव में बहुत ऊंचा था, इसलिए देश तथा विदेश से आए हुए विद्यार्थियों की भीड़ सी लग जाती थी। चीन, कोरिया, तिब्बत, जापान, बर्मा आदि अनेकों देशों के विद्यार्थी यहाँ रहकर विद्या अध्ययन करते थे। प्रबंध एवं प्रशासन। यहाँ का प्रबंध तथा प्रशासन आदर्श ढंग का था। इस विश्वविद्यालय में लगभग 10,000 विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते थे तथा अध्यापकों की संख्या 1,510 थी। विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने के लिए व्याकरण हेतु विद्या, न्याय तथा अभिधम्म कोश का ज्ञान आवश्यक था। 1010 अध्यापक सूत्र निकाय में दक्ष थे तथा शेष 500 अध्यापक अन्य विषय में दक्ष थे। ह्योंगसांग के समय इस विश्वविद्यालय का कुलपति शिलभद्र था। शिलभद्र के पहले धर्मपाल यहाँ का कुलपति था। कुलपति को परामर्श देने के लिए 2 समितियाँ होती थी। पहले समितियाँ शिक्षा संबंधी कार्यों में कुलपति को परामर्श देती थी तथा दूसरी समिति प्रशासनिक कार्यों में कुलपति को परामर्श दिया करती थी। यहाँ के शिक्षक भी अपने ज्ञान एवं विद्वता के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी। नालंदा विश्वविद्यालय के पास दान में प्राप्त हुए 200 गाँव की आय थी। इन गाँव की आय से यहाँ के भिक्षुकों व विद्यार्थियों का पोषण होता था। इसके अतिरिक्त इस गांव के निवासी प्रतिदिन कोई मन चावल और दूध यहाँ भेजा करते थे। साथ ही प्रति मास तेल, घी और अन्य खाद्य पदार्थों भी निश्चित मात्रा में दिए जाते थे। पाठ्यक्रम। नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म की शिक्षा के अतिरिक्त व्याकरण, तर्कशास्त्र, चिकित्सा, दर्शन, भाषा विज्ञान, अंतरशास्त्र, योग, शिल्प, रसायन आदि विषय भी पढ़ाए जाते थे। इस प्रकार ही विश्वविद्यालय स्नातक और शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। पुस्तकालय। नालंदा विश्वविद्यालय में धर्मज्ञ नामक एक विशाल पुस्तकालय था। यही पुस्तकालय भवन 9 मंजिला था, जिसकी ऊंचाई लगभग 300 फीट थी। इसमें सभी विषय की पुस्तकों का विशाल संग्रह था। यही पुस्तकालय 3 भागों में विभाजित था: रत्नसार, रत्नदोधी तथा रत्नरंजक। ह्योंगसांग के अनुसार इस पुस्तकालय में जिज्ञासु तथा अध्ययनशील विद्यार्थियों की प्राय भीड़ रहा करती थी। अनुशासन। यहाँ अनुशासन की ओर विशेष ध्यान दिया जाता था। विश्वविद्यालय का अनुशासन बहुत कठोर था तथा नियम भंग करने वालों को खूब डांटा फटकारा जाता था और घोर अपराध करने वालों को निष्कासित कर दिया जाता था। विद्यार्थियों को स्नान, अध्ययन, भोजन, शयन आदि का समय निश्चित होता था। नालंदा विश्वविद्यालय के विद्वान आचार्य। विश्वविद्यालय में प्रतिदिन 100 व्याख्यान होते थे। यहाँ के अध्यापक अपने ज्ञान और पंडित्व के लिए विख्यात थे। धर्मपाल, चंद्रपाल, गुणमती, स्थिरमती, प्रभामात मित्र, जिन मित्रों, आर्यदेव, दिग्नाथ, ज्ञानचंद्र आदि यहाँ के उच्च कोटि के विद्वान आचार्य थे। यहाँ के आचार्यों का संपूर्ण भारत में ही नहीं अपितु विदेशों में भी आदर सम्मान था। विदेशी विद्वान ह्योंगसांग तथा इत्सिंग के अतिरिक्त यहाँ अनेक विदेशी विद्वान नालंदा में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आए थे। इत्सिंग ने यहाँ लगभग 400 ग्रंथ का अध्ययन किया, जिनके श्लोकों की संख्या 5 लाख थी। श्रमण हियनचिन 7वीं शताब्दी में नालंदा आया और 3 वर्षों तक यहीं रहा। जहाँ नामक एक अन्य चीनी भिक्षु 7वीं शताब्दी में नालंदा आया और 8 वर्षों तक यही अध्ययन करता रहा। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलाया? Who destroyed
नालंदा यूनिवर्सिटी हिस्टोरी इन्फॉर्मेशन। इस्लाम धर्म का कट्टर समर्थक व प्रचारक तुर्की का शासक इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी 1203 में दिल्ली का शासक बना। उसने अपने राजनीतिक रुतबे को बढ़ाने तथा गैर मुस्लिम शिक्षा संस्कृति को समाप्त करने के उद्देश्य से बिहार पर आक्रमण किया। उस समय बिहार के दो मुख्य विश्वविद्यालय जिनकी संपूर्ण विश्व में तूती बोलती थी, नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को जलाकर पूरी तरह समाप्त कर दिया। नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने की इस घटना के बारे में कहा जाता है कि यहाँ किताबों का इतना भंडार था कि इस आगजनी के 3 माह बाद भी किताबें सुलभ कर जलती रही। खिलजी यही नहीं रुका यहाँ अध्यापन करवाने वाले हजारों बौद्ध भिक्षुकों का भी नरसंहार करवा दिया था। इस विश्वविद्यालय में आग लगाने के पीछे इतिहासकार एक हास्यास्पद प्रसंग बताते हैं, जिनके अनुसार खिलजी एक बार इतना बीमार पड़ गया था कि अब उनके जीने की ज़्यादा आस नहीं थी। नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद शाखा के प्रधान राहुल सी भद्र जी को बुलाकर उसने चेतावनी दी कि वो भारतीय आयुर्वेद की दवाई नहीं खाएगा, परंतु उसे ठीक करना है। यदि कल तक उसकी तबीयत में सुधार नहीं हुआ तो वही नालंदा को तबाह कर देगा। आचार्य जी रात भर उस पहेली पर सोचते रहे। आखिर उन्हें एक उपाय सूझा। उन्होंने कुरान के पन्नों पर दवाई रगड़ दी तथा खिलजी को किताब के 10-20 पेज पढ़ने को कहा। मुंह का थू लगाकर पन्ने बदलने से दवाई उनके शरीर पर तक पहुंच गई तथा वही जल्दी ही स्वस्थ हो गया। उन्हें ये घटना किसी चमत्कार से कम नहीं लगी। अरबी सिख चिकित्सा के हजारों कदम आगे भारतीय आयुर्वेद के प्रति अब उसे जलन होने लगी तथा इसे समाप्त करने के लिए खिलजी ने 1199 में नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगवा दी। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में जानकारी। नालंदा यूनिवर्सिटी रियल स्टोरी एंड हिस्टोरी इन हिंदी। उत्तरकालीन गुप्त सम्राटों में से एक 5वीं सदी में इसकी स्थापना की। भारत तथा सुदूर पार के भारतीय उपनिवेशों के धनी व्यक्तियों ने इसके लिए धन की व्यवस्था की। कालांतर में ही अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान का मंदिर बन गया था। नालंदा विश्वविद्यालय में कम से कम 8 कॉलेज थे, जिन्हें 8 विद्यानुरागियों ने बनवाया था। नालंदा में केवल भव्य महल न थे, बल्कि विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं भी दी जाती थी। उसमें 3 बड़े पुस्तकालय थे, जिन्हें क्रमशः रत्नासागर, रत्नादायी और रत्नरंजक कहा जाता था। वहाँ 10,000 से अधिक विद्यार्थी पढ़ते थे और लगभग 1500 अध्यापक अध्यापन करवाते थे। वे कोरिया, मंगोलिया, जापान, चीन, तिब्बत, श्रीलंका, बृहत्तर भारत और भारत के विभिन्न भागों से छात्र पढ़ने आते थे तथा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए यहाँ से विभिन्न भागों में लोग जाते भी थे। नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन के प्रमुख विषय वेद, तर्क विद्या, व्याकरण, चिकित्सा, विज्ञान, गणित, ज्योतिष, दर्शन, सांख्य, योग, न्याय आदि एवं बौद्ध धर्म की विभिन्न शाखाओं को पढ़ाया जाता था। हर्षवर्धन ने इस विश्वविद्यालय को प्रथम प्रश्रय दिया था। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आज की वीडियो में हमने G20 सम्मेलन में जो बैकग्राउंड लोगो जिसके रूप में नालंदा विश्वविद्यालय को दर्शित किया गया है, उसी के सामने सभी मिनिस्टर लोग अपना अपना तस्वीर खिंचवा रहे हैं। हमने उसी नालंदा विश्वविद्यालय की आज हम बायोकॉपी की है इस वीडियो में। उम्मीद है दोस्तों वीडियो को आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर नए आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। बाय बाय।